सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के प्रयासों का परिणाम है। ऐसा ही उदाहरण दिया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद कुमार पूनिया ने, जिनमें कुशल नेतृत्व के साथ एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी आदर्श है, जिनके मन में हर समय कुछ नया करने के विचार चलते हैं। ये विचार उन्हें हर समय मार्गदर्शन करते हैं। उसी के चलते कक्षा शिक्षण कार्य में भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम में शिक्षण कार्य को प्रभावी बना रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वे शिक्षण कार्य के दौरान विषय वस्तु का कंटेंट का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। विनोद कुमार पूनिया का दृढ़ विश्वास है कि तकनीक का इस्तेमाल कर शिक्षण को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। उनके नेतृत्व में छात्र न केवल विषयों को समझते हैं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह नई पद्धति छात्रों के लिए ज्ञान के द्वार खोल रही है। उनकी मेहनत और निष्ठा से सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। सागर का अपवाह तंत्र किसको कहेंगे? कि वो नदियां जो अपना पानी अंतिम रूप से अरब सागर में प्रवाहित करती है, वो क्या कहलाती है? अरब सागर का अपवाह तंत्र। और अगर बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की बात करें तो वो नदी अपना पानी है वो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, तो वो क्या कहलाएगा? वो किसका भाग कहलाएगा? बंगाल की खाड़ी के पास। अब कुछ नदियां ऐसी है जो ना तो अरब सागर के में अपने पानी अंतिम रूप से विसर्जित करती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में। अगर अपन बात करें तो वो धरातल से ही शुरू होती है और धरातल पे ही समाप्त हो जाती है, जिसको अगर अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो लूनी, जिसको आंतरिक अपवाह तंत्र के रूप में जानते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र वो धरातल से ही शुरू होती है और धरातल पे ही समाप्त हो जाती है। उसका पानी अंतिम रूप से ना तो अरब सागर में जाता है ना बंगाल की खाड़ी में जाता है। उस प्रकार के अपवाह तंत्र को क्या कहेंगे? आंतरिक अपवाह तंत्र। तो यहां इसी प्रकार अगर अपने बात करें, अब एक डायग्राम में देख लेते हैं कि एक्चुअल में अगर अपने भारत में देखें तो जैसे इंदुस है, जिसको अपने सिंधु कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इंदुस और हिंदी में सिंधु, और झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, वो आगे मिलकर अपने आप में सतलुज, व्यास है किसमें मिल जाती है? सतलुज में। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार अगर अपनी सिंधु की बात करें तो सिंधु हिमालय पार से इस प्रकार बहती हुई और आगे जो जब ये सभी नदियां चाहे झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज मिल जाती है फिर वो सिंधु ही कहलाती है। सभी नदियों की व्यवस्था देखें और इनके मैदान को देखें तो ये जो महत्वपूर्ण नदियां हैं इनका जो प्रवाह क्षेत्र है वो बहुत ही उपजाऊ, ये यहां से, और ये सब हिमालय है। तो इस हिमालय में इस प्रकार क्या है, ये नदियां हिमालय को काटकर बह रही है। इसके आगे तो इनमें प्रत्येक नदी का अपने स्टेप बाय स्टेप, भाई चाहे वो सिंधु है चाहे वो सतलज है, ये जो अभी अपने जिस नदियों की चर्चा करते हैं उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो कई बार उपनाम पूछा जाता है, तो यहां अगर अपने सिंधु नदी की बात करें तो इसको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। अभी अपने चर्चा करके आए पूर्ववर्ती नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्ववर्ती नदी हिमालय से पूर्व भी ये इसी दिशा में बहती थी और आज भी इसी दिशा में बहती। जल समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960। और अगर अपने इसकी अलावा बात करें सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का, अब इस समझौते में है क्या? अभी अपने 5 नदियों के बारे में पढ़ के आए जिसके अपवाह तंत्र की अपनी बात कर रहे थे। तो सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का 80%, इसमें 3 नदियां हैं सिंधु जल समझौते में। कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब। इन 3 नदियों का कितना प्रतिशत जल पाकिस्तान को देना तय हुआ था? 80% जल, और 20% जल का उपयोग भारत कर सकता था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नदियां तो अपने क्षेत्र से निकल रही थी, जबकि अपने उनको ज्यादा जल दिया। इसका एक बड़ा रीजन यही मानते हैं क्योंकि उनका उपवाह तंत्र इस प्रकार का विकसित है कि इसका अधिकतर पानी उस क्षेत्र में अपने रोकने की स्थिति में नहीं। दूसरा कारण अगर अपने सोचे तो इनका प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र वो पाकिस्तान की ओर है, और वहां की आबादी, भारत और पाकिस्तान आजादी से पूर्व एक ही देश थे, तो वो भी हमारे पड़ोसी के साथ साथ हमारे देश का ही एक भाग था। तो इसलिए इस प्रकार के समझौते जो कि मानव हित में, या यूं कहूं कि प्रकृति के साथ साथ मानवीय हित भी देखा जाता है, तो ये सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का 80% जल इस समझौते के तहत क्या दिया गया पाकिस्तान को, और 20% जल का उपयोग क्या किया गया?
भारत के लिए भारत कर सकता है। तो रावी, व्यास, सतलज नदियों, रावी, व्यास और सतलज नदियों का 80% जल भारत और 20% जल पाकिस्तान उपयोग कर सकता है। अब इसमें 6 नदियां थी, 3 का तो हमने क्या किया, सतलुज, झेलम और चिनाब के लिए तो हमने क्या किया, 80% जल पाकिस्तान को, 20 अपने। अब इसमें 3 नदियां और थी, रावी, व्यास और सतलुज। इनका क्या, इनका 80% जल भारत और 20% जल पाकिस्तान। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इनका जो प्रवाह क्षेत्र है, इनका जो प्राकृतिक या नेचर है, या यूं कहें कि इनके जल के उपयोग की स्थिति हमारे भारत के अनुकूल थी और हम इसका जल का उपयोग भारत में कर सकते थे। तो इस प्रकार अपने रावी, व्यास, सतलज नदियों का 80% और सिंधु, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% किसको, पाकिस्तान को दिया, और रावी, व्यास, सतलज का 80% हमने उपयोग किया, 20% पाकिस्तान को दिया। तो इस प्रकार अपने इन दोनों स्थितियों का अवगत होना चाहिए। महत्वपूर्ण नदियां हैं, चिनाब की बात करेंगे, चिनाब है, झेलम है, तो कई बार इनके उपनाम पूछ लेते हैं। तो चिनाब नदी का उपनाम क्या है, अस्कनी नदी, असिकनी नदी, उपनाम क्या है चिनाब का, अस्कनी नदी। और उद्गम पूछते हैं तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल पर कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल पर क्या नाम था, और कई नदियों का नाम उद्गम स्थल पर अलग होता है, उद्गम स्थल पर अलग होता है, और बाद में उनकी विशेषता के कारण या उनकी परंपरागत नाम के कारण अलग नाम होता है। तो चिनाब नदी की बात करें तो ये अपने आप में चंद्रभागा, क्या है बेटा, चंद्रभागा नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है, या उद्गम स्थल पर नाम क्या है बेटा, चंद्रभागा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे लोगों से कल को पेपर में, नहीं तो कल को बड़े एग्जाम दोगे उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते। और कुल लंबाई की बात करें तो चिनाब 1180 किलोमीटर ये भारत में बहती है, और भारत की नदी है चिनाब, और कितने किलोमीटर बहती है, 1180। अब झेलम की बात करेंगे तो झेलम, और इसका संस्कृत नाम पुराना अगर ग्रंथों में देखें तो विवस्ता नदी, क्या नाम था, विवस्ता नदी, क्या नाम था, विवस्ता नदी। झेलम नदी का संस्कृत में नाम विवस्ता नदी था। अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये 724 किलोमीटर भारत कुल है, और इसमें भारत में लगभग 400 किलोमीटर ये प्रभावित होती है। और पीर पंजाल, ये बड़ा नाम आप लोगों ने सुना भी होगा और पढ़ते भी हो। पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, तो उसमें ये इसका उद्गम है, या उसमें ये प्रभावित होती है। और उद्गम की बात करें तो ये शेषनाग या बेरीनाग झील लद्दाख से है। उद्गम कहाँ है, शेषनाग झील। अब एक बार सिंपल कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि शेषनाग झील या बेरीनाग झील से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो झेलम। कौन सी है, झेलम। और ये जगह कहाँ है, शेषनाग, बेरीनाग, लद्दाख में। बाद रावी नदी की बात करेंगे, रावी जिसको परुशनी नदी या एरावती नदी, तो ये इनके पुराने नाम है, परुशनी या एरावती नदी, रावी नदी। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 725 किलोमीटर, और विशेष रूप से उद्गम जिसकी अपने बार बार बात करें, हर नदी का एक उद्गम क्षेत्र होता है जहां से वो अस्तित्व में आती है, तो ये रोहतांग दर्रा से। तो रावी नदी कहां से, रोहतांग दर्रा से, और जो कहां है, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश। अब उद्गम स्थल कहां है रावी नदी का, हिमाचल प्रदेश, कहां, कौन सा जिला, कांगड़ा जिला। प्रवाह क्षेत्र में रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। चमेरा परियोजना इस पे है, पार्वती परियोजना। अब ये परियोजना को लेकर भी प्रश्न आता है, और कई बार इस परियोजना को मिलान को लेकर भी प्रश्न आता है कि चमेरा परियोजना, पार्वती परियोजना, थीन बांध और रणजीत सागर बांध, जिसको थीन बांध को रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। और पाकिस्तान लाहौर में सराय स्थान पर क्या होती है, ये चिनाब में विलीन हो जाती है। अभी अपन पीछे पढ़ के भी आए हैं, झेलम है, रावी है, सब क्या है, चिनाब की सहायक नदी है। तो ये भी रावी भी क्या है, पाकिस्तान में जाके किसमें विलीन हो जाती है, चिनाब नदी में। और प्रवाह क्षेत्र में रोहतांग दर्रा है, चमेरा परियोजना है, पार्वती परियोजना है, ये, और थीन बांध जिसको रणजीत सागर बांध भी कहते हैं, और ये कहां, किस नदी पे है, रावी नदी पर। तो ये महत्वपूर्ण पहलू जो आपको बताए जा रहे हैं वो एग्जाम के ओरिएंटेड लक्ष्य से भी अच्छे हैं, और कल को आप बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे वहां भी ये आपके काम आएंगे, उपयोगी रहेंगे। तो यहाँ आकर बच्चों विशेष रूप से जो बात है
तो इसमें इस नदी तंत्र को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी आगे। और इसी प्रकार आगे जब भी कोई और भी टॉपिक का अध्ययन करें तो इस प्रकार छोटे छोटे नोट्स बनाकर और उसमें प्रत्येक के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो एक शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, ताकि कल को आप रिवाइज करो तो वहां कोई दिक्कत नहीं आए। और इसमें शॉर्ट नोट्स में एक तो जल्दी पढ़ा जाता है और दूसरा उसमें क्या होता है कि अपने को एग्जाम से पहले ब्रीफ करना पड़ता है, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ अब इसी नदी तंत्र में आज अब पढ़ रहे हैं सतलुज नदी, जिसको सतुंद्री नदी भी कहते हैं। और ये भी पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, क्यों, जो हिमालय से पूर्व में भी इसी दिशा में बहती थी और वर्तमान में भी इसी दिशा में बह रही है। तो इस प्रकार सतलुज नदी क्या है, सतलुजी नदी या पूर्ववर्ती नदी के रूप में इसका जानते हैं। उपनाम की बात, उपनाम हर जैसे व्यक्ति का उपनाम होता है उसी प्रकार नदियों के भी उपनाम है। तो यहाँ तिब्बत में इसको सतलज नदी को क्या कहा जाता है, लॉग चेन। क्या कहा जाता है, लॉग चेन, लॉग चेन। तो तिब्बत में सतलज नदी को लॉग चेन कहा जाता है और लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर और भारत में ये 1050। भारत में कितनी है, 1050 और कुल लंबाई कितनी है, 1500 किमी। और उद्गम स्थल की बात करें तो रक्सतान झील, और उद्गम स्थल कहाँ है सतलुज नदी का, रक्सतान झील। और कहाँ स्थित है ये, कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत। कहाँ स्थित है, कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत। तो ये छोटे छोटे बिंदु जो आपको शास्त्र जो हमने जाना। अब व्यास नदी, व्यास जिसको विपाशा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विपाशा। तो अगर कुल लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो व्यास कुंड आप लोगों ने नाम सुना, कहा है, हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध, पटहो बांध, ये आप लोगों ने सुना होगा। पोंग विस्थापित आंदोलन या पोंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो कई बार चर्चा में आता है, तो ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और पंजाब में हरिके बैराज के पास सतलज में विलीन। तो सतलज में हरिके बैराज है, वहां पर सतलज के साथ साथ किससे भी पानी आता है, व्यास नदी, जिसको पुराना नाम क्या है, विपाशा नदी भी है। तो इसी प्रकार अगर अपने इसकी सहायक नदियों की भी बात करेंगे तो जो पार्वती है, उर्ला है, तीर्थन है, तो ये भी क्या है, व्यास